हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 और समकालीन भारत बुक है। और उसमें जो पहला टॉपिक है संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन एवं विकास से क्या है? समकालीन भारत में हम इसको ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम। और ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है आपका वो है संसाधन एवं विकास। पहला टॉपिक क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से आज से क्या है? तो सबसे पहले हमें इन चीजों को जानना होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? संसाधन किसे कहते हैं और फिर विकास क्या है, विकास की क्या रूपरेखा होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या है। तो क्लास 8 में आपने भी संसाधन पढ़ेंगे और 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो क्लास 8 में हम पढ़ के आए कि हमारे पर्यावरण की क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, क्या कह रहा है वो? प्रत्येक वस्तु। कहां पर जोड़ देंगे? प्रत्येक वस्तु जो क्या करती हो? मानव की, किसकी? मानव की क्या? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए अभी मेरे काम में मार्कर आ रहा है, तो ये क्या है? मेरी आवश्यकता थी। बोर्ड है, इसकी मुझे आवश्यकता थी। ये डस्टर है, मुझे इसकी आवश्यकता थी। तो ये सारी चीजें क्या है? संसाधन है। वो प्रत्येक वस्तु जो क्या करती हो? मानव की आवश्यकताओं को क्या करती हो? पूरा करती हो। ठीक है ना? वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ये तो है आपकी सिंपल जो डेफिनेशन है, ये आपकी 8th क्लास की है। लेकिन हम उसे संसाधन कब कहेंगे? भाई मैंने ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने संसाधन कब कहा? ये जो डस्टर है, इसको मैंने संसाधन कब कहा? कब कहेंगे हम किसी भी वस्तु को संसाधन? जब देखे वो 3 चीजें पूरा करता हो। एक तो प्रौद्योगिकी, क्या पूरा करता हो? प्रौद्योगिकी। उसे बनाने के लिए हमारे पास क्या हो? प्रौद्योगिकी हो। ठीक है भाई, हमारे पास किसी भी वस्तु को बनाने के वस्तु है हमारे पास में, लेकिन उसे संसाधन का रूप देने के लिए वो हमारे उपयोग में आ जाए, ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? प्रौद्योगिकी नहीं है। जब प्रौद्योगिकी नहीं है तो हम उसे संसाधन कैसे कहें? क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसे बनाने के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास में? प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक संभाव्य। आर्थिक संभाव्य से क्या आशय है? आर्थिक संभाव्य से आशय है कि उसे बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी होते हुए भी हमारे पास आर्थिक संभावना हो। मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई रिजर्व संसाधन है, कहीं पे हमें पता चला कि कहीं पे कोई संसाधन है, हमने उसको निकाला और उस पर जो लागत आई, मान लीजिए उस संसाधन को निकालने में लागत हमारी 1000 रुपये आई। ठीक है, लेकिन हमें उसमें से जो कमाई हुई वो मात्र 800 रुपए की हुई। कितने की? मात्र 800 रुपए की कमाई हुई। तो हमें घाटा कितने का हो गया? 200 रुपए का। कितने रुपए का? 200 रुपए का घाटा हो गया। तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, या फिर उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास इतना धन होना चाहिए कि जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। दूसरा, तीसरा क्या है? सांस्कृतिक मान्यता। सांस्कृतिक मान्यता से क्या आशय है? सांस्कृतिक मान्यता से आशय है कि जिस संसाधन को हमने प्राप्त किया है, जिस संसाधन को, देखो वो अब 2 चीजें पूरी कर चुका है। उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। दूसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य है। तीसरा, जब वो हमारी संस्कृति में मान्य ही नहीं है, हम उसे हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में नहीं मान सकते हैं, तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि वो हमारे संस्कृति में कैसा हो? मान्य हो। ठीक है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करता हो? पूरा करता हो, तथा उसे बनाने के लिए क्या हो? प्रौद्योगिकी हो, और आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। अब ऐसे मानते हैं कि संसाधन है क्या?
एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखो ये मानव है, ठीक है भाई, क्या है ये, मानव है, इसके बीच में मानव है। यहां पर शीर्ष पर जो है वो क्या है आपका भौतिक पर्यावरण, और भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या है, प्रकृति। क्या है, मनुष्य का और मानव का प्रकृति के साथ संबंध है या नहीं है, है। क्या है, संबंध होता है। तो इधर इसका इससे कनेक्शन हो गया। तीसरा है प्रौद्योगिकी। क्या है, प्रौद्योगिकी। भाई मानव प्रौद्योगिकी डेवलप कर लेगा तभी तो संसाधन बना पाएगा। और चौथा है संस्थाएं। तीसरा है संस्थाएं। क्या है, संस्थाएं। ये हो गया आपका। देखो केंद्र में क्या है, मानव है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, मानव है। हमारे पास में भौतिक पर्यावरण है, भौतिक है पर्यावरण, ठीक है ना, यानी कि भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति है, प्रकृति से हम सारे संसाधनों को उपलब्ध करते हैं। उसे बनाने के लिए हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी है। हमें प्रौद्योगिकी क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या बनानी होंगी, संस्थाएं बनानी होंगी। अब संस्थाएं किस आधार पर बनानी होंगी, ठीक है ना, ये भी तो मानने वाली बात है कि संस्थाएं जो हैं वो क्या है, यानी कि हमने जो प्रौद्योगिकी बनाई है या फिर जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उनको बनाने के लिए या फिर उन्हें उत्पादित करने के लिए क्या होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी यानी संस्थाएं होनी चाहिए। और केंद्र में कौन है, मानव है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। क्या है, मानव भी एक संसाधन है। अब आप कहोगे कि मानव संसाधन कैसे है, हम जो है वो एक संसाधन है। कैसे, हम एक दूसरे के काम आते नहीं आते। और यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हम वस्तु तो नहीं है लेकिन ह्यूमन है, लेकिन क्या ये मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। भाई हमें बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए मटेरियल तो चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा, एक मिस्त्री की जरूरत होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए, दूसरा एक बिल्डर की जरूरत होगी। तो ह्यूमन काम में आया नहीं आया। तो अब व्यापार करने के लिए कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं, होते नहीं होते। तो मानव काम में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जो मूलभूत हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हो वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। और मानव भी क्या है, एक संसाधन है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए संसाधन कितने प्रकार के हैं। अब संसाधन है वो कितने प्रकार का है, तो देखो संसाधन भाई दो प्रकार का होता है। एक संसाधन होता है प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा होता है मानव निर्मित। दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित। अच्छा प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होंगे जो हमें किससे प्राप्त होते हो, प्रकृति से प्राप्त होते हो। अब प्रकृति से संसाधन प्राप्त कौन कौन से होते हैं, जल, वायु, हवा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं। मानव निर्मित संसाधन कौन से होंगे, वे संसाधन जिनका निर्माण किसने किया हो, मानव ने किया। जैसे वे मार्कर है, ये बोर्ड है, ये हमें प्रकृति से तो नहीं मिला, नहीं मिला ना। मटेरियल प्रकृति का हो सकता है लेकिन बोर्ड प्रकृति ने डायरेक्ट तो हमें नहीं दिया। इसके लिए हमने क्या काम में लिया, प्रौद्योगिक काम में लिया, आर्थिक संभाव्य इसको बनाया। फिर ये हमारी संस्कृति में मान्यता है या नहीं है, इन सारी चीजों को हमने जब फुलफिल हो गया, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तभी हमने इसको क्या कहा कि भाई अब ये क्या है, एक संसाधन है। ये मार्कर भी हमने कब संसाधन कहा, जब इसको हमने क्या कर लिया, प्रौद्योगिकी के जरिए क्या कर लिया, बना लिया। क्या कर लिया, बना लिया। नहीं कुछ समय पहले हम किससे लिखा करते थे, चौक से। चौक से भी पहले कैसे, जुबान से बोला करते थे, है ना। तो नई नई प्रौद्योगिकियां आती जाती हैं, नई नई चीजें बनाई जाती हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होंगे, वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। एक वे संसाधन, एक वे संसाधन होंगे जिनका पुनर्चक्रण न किया जा सके, और एक वे संसाधन जिनका पुनर्चक्रण किया जा सके, यानी कि जिनको दोबारा बनाया जा सके। क्या होगा, अनवीकरण संसाधन। और अगला होगा नवीकरण संसाधन।
अनवीकरण संसाधन कौन से संसाधन होंगे जिनका पुनर्चक्रण ना किया जा सके, यानी कि जिनको एक बार काम में हमने ले लिया और उन संसाधनों को पुनः दोबारा काम में ना लिया जा सके, वे कौन से संसाधन होंगे? अनवीकरण संसाधन होंगे। और नवीकरण संसाधन कौन से संसाधन होंगे? जिनका रिसाइकलिंग करके, यानी कि जिनका पुनः चक्रण करके एक बार उनको उपयोग में ले लिया और फिर दोबारा से हम उनको उपयोग में ले सकते हैं, वो कौन से संसाधन होंगे? नवीकरण। ये दोनों कौन से संसाधन हैं? प्राकृतिक संसाधन। कौन से संसाधन है ये? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है भाई। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको सही से पढ़ते हो तो 10th क्लास में इसमें से जितने भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आसानी से, मुझे लग रहा है कि आप सारे क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे के आ सकते हो। क्या करके आ सकते हो? दे के आ सकते हो। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है ये इस ज्योग्राफी पार्ट का, और इससे इजी टॉपिक कोई भी नहीं है। तो इसमें से आपको नंबर लाना आसान होता है और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि देखो जो संसाधन है उनको बांटा कैसे गया है, यानी संसाधनों को डिवाइड कैसे किया गया है। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख दूं संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है, यानी कि उनका जो वर्गीकरण है, संसाधनों का वर्गीकरण वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक है भाई। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है ना वो 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब वो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से कैसे किया गया? देखो, नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? नंबर 1 जो है वो उत्पत्ति के आधार पर। यानी कि जो उत्पत्ति होती है वो किस किस आधार पर होती है? तो नंबर 1 है जैव, इसमें 2 प्रकार के हैं, और नंबर 2 पर है अजैव। जैव और अजैव क्या है ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना? जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें सजीवता पाई जाए, लिखा हुआ है जैव। और अजैव फिर क्या हो गया? वे संसाधन जो निर्जीव अवस्था में पाए जाए, यानी कि उनके अंदर सजीवता ना हो। तो दोनों में अंतर हो गया, यानी कि इनमें तो क्या है? सजीवता, सजीवता है, और अजैव संसाधनों में सजीवता नहीं है। जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, है ना? ये सजीवता थोड़ी ना होती है इनके अंदर, लेकिन संसाधन तो है। मृदा संसाधन है या नहीं है? मृदा भी संसाधन है। पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारे क्या आ रहे हैं? काम आ रहे हैं। और नंबर दो पर है समाप्यता के आधार पर, यानी कि वे संसाधन जो समाप्त होंगे या ना होंगे। समाप्यता के आधार पर ये कितने प्रकार के? ये भी 2 प्रकार के हैं। एक संसाधन है नवीकरण और दूसरा है अनवीकरण। नवीकरण संसाधन कौन से होंगे? जिनको पुनः उपयोग, ठीक है, जिनका पुनः उपयोग किया जा सके। और अनवीकरण कौन से होंगे? जिनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता, जिनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है। अगला है तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि अब जो संसाधन होते हैं अब उनका स्वामी कौन कौन होगा, यानी कि वो किस किस के अधिकार में आएंगे? स्वामित्व के आधार पर। तो आपने देखा होगा कि कुछ संसाधन तो कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। तो इसमें 4 हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो। क्या हो? अधिकार हो। नंबर 2 पर क्या है? सामूहिक। वे संसाधन जिन पर किसी समाज, समूह या किसी एक वर्ग का अधिकार हो। ठीक है ना? तो वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? सामूहिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतरराष्ट्रीय।
अब इनको समझ लीजिए क्या होते हैं। देखिए व्यक्तिगत, अब ये मार्कर है, इसको मैंने खरीद लिया, इस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो ये कैसा हो गया? व्यक्तिगत अधिकार हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब सामूहिक अधिकार क्या होता है? सामूहिक अधिकार वो होता है जिस पर किसी वर्ग या समाज या समूह का अधिकार हो, यानी 10 20 या फिर 100 50 लोग मिलकर के या तो कोई एक पार्क बना ले। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कॉलोनियां अपना एक पार्क खुद, वहां की जो कुछ आसपास के घर होते हैं वो जमीन वहीं से कहीं से किसी से लेकर के या फिर कोई जमीन दे देता है, तो उसी को क्या कर देते हैं, वो पार्क बना देते हैं, वहां पर उसमें पैसा खर्च कर देते हैं 8 10 परिवार मिलकर के, तो वो कैसा हो जाता है? सामूहिक हो जाता है। या फिर 5 10 परिवार मिलकर के एक कुआं बना लिया, तो वो कैसा हो गया? सामूहिक हो गया। यानी कि उस पर अब कुछ लोगों का अधिकार है, किसी एक का नहीं है, किसी समाज का है या फिर किसी वर्ग का है या फिर किसी समूह का है, तो वो क्या हो गए? सामूहिक स्वामित्व हो गया। कैसा स्वामित्व हो गया? सामूहिक स्वामित्व हो गया। फिर अगला है राष्ट्रीय। वे संसाधन जिन पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो, यानी कि वे संसाधन जिन पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो गया, जैसे रेल हो गया, है ना, यातायात संसाधन हो गए, इन पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का अधिकार होता है, नहीं होता है? या फिर अंतरराष्ट्रीय अधिकार। अंतरराष्ट्रीय अधिकार वे अधिकार होते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन से होंगे? वे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार ना हो। मान लीजिए जैसे भारत की जो समुद्री सीमा है, जहां पर वो समाप्त होती है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड से लेकर के, और जो समुद्र के अंदर जो 22 नॉटिकल जो माइल मानी गई है, वहां के बाद जो भी संसाधन अगर मिलता है या फिर वहां के बाद उस सीमा को पार करने के बाद जो भी समुद्री सीमा, समुद्र का जो भी एरिया है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। वो उस पर किसका? पूरे विश्व का। यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है वो? अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। उस पर कोई भी एक देश अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, उस पर सभी राष्ट्रों का क्या होगा? अधिकार होगा। तो ये क्या है? स्वामित्व के आधार पर है। ठीक है, ये हो गए। ये इनका वर्गीकरण था जो आपने अभी देखा है, ठीक है, और ये वर्गीकरण अभी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है इसमें कि संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर, ये सब मैंने आपको बता दिया। संसाधनों का जो विकास है, 4 बताए मैंने, 3 बताए हैं अभी आपको, मैंने सर 3 बताए हैं अभी आपको। एक चौथा रहेगा विकास के स्तर के आधार पर। चौथा कौन सा है? विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर। इन विकास के स्तर के आधार पर क्या है? यानी कि देखो, जो संसाधन हमने बना लिए, अब उनका जो विकास हुआ है वो क्या क्या है? एक तो संभावी, नंबर 1 क्या है? संभावी। नंबर 2 क्या है? विकसित भंडार। ठीक है, और नंबर 3 है संचित कोष। क्या है? संचित कोष। देखो 2025 में जो एनसीईआरटी बोर्ड है, राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड है, उसमें इनका विस्तार नहीं किया गया है। इससे पहले जो किताबें थी, पुरानी जो किताबें हैं, उनमें इन सभी चारों जो संसाधनों का वर्गीकरण है उनका विस्तार था। तो इस बार केवल इनका वर्गीकरण ना पूछ करके केवल इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी है। केवल के ये संसाधन का वर्गीकरण है, संसाधन इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमें भी उनका वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। अगर आपको पूरा वर्गीकरण पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उनका पूरा वर्गीकरण आपको समझा दूंगा, पूरा वर्गीकरण क्या होता है। फिर अगला देख लेते हैं कि संसाधनों का विकास कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब संसाधनों का विकास कैसे हुआ, तो संसाधन जिस प्रकार से थे ऐसे तो है नहीं भाई। मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। अब जो संसाधन बहुत आवश्यक है तो इनके लिए भी हमने क्या किया, इनका धीरे धीरे विकास किया। तो संसाधनों का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, आप कुछ समय पहले जाइए और जब हम जाते तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए कि जो लेखन पद्धति है वो कैसे उसका विकास हुआ। ठीक है ना, या फिर आज जो हम इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं या फिर इतने सारे हमारे पास कॉपी पेन हैं, इनका विकास क्या अचानक थोड़ी ना हुआ, धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई।
आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि आज से कुछ समय पहले जब इतने पेन नहीं थे या फिर इतनी कॉपियां नहीं थी या फिर इतने पन्ने नहीं थे, तो उस समय लोग किस प्रकार से लिखा या पढ़ा करते थे। ये भी तो एक सोचने की बात है ना, कि आज तो हमें नोटबुक में नोट किया, घर ले गए, होमवर्क किया और उसको फिर हमने दूसरे दिन जाके चेक करा दिया और याद भी कर लिया। हमारे पास हर विषय के नोटबुक है हमारे पास में। लेकिन आप सोचिए, आज से लगभग 20-25-30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले नोटबुकें इतनी नहीं थी। जो लोग पढ़ने के लिए जाते थे, जो हमारे जो पूर्वज हैं वो जो पढ़ने के लिए जाते थे, वो क्या लेके जाते थे? एक स्लेट लेके जाते थे और एक दवात, और उसको लिखने के लिए एक कलम लेके जाते थे। वो कलम भी लकड़ी से बनाते थे। आज की तरह हमारे पास ब्रांडेड पेन नहीं थे। आजकल तो बहुत ब्रांडेड पेन चल रहे हैं, है ना, तरह तरह के चल रहे हैं, जेल का पेन चल रहा है या फिर और भी, है ना। तो उस समय कैसे लिखा करते थे? फिर जो टीचर पढ़ाया करता था वो इतनी सारी चीजों को कैसे विस्तार से बता पाता था? उसके पास भी तो किताबों का अभाव होता था। आज तो आप मार्केट में निकल जाओ, आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। उस समय तो टीचरों का भी एक जो टीचर होता था उसको पढ़ाने के लिए भी तो बहुत पढ़ना होता था, लेकिन वो इतने सोर्सेस कहाँ से जुटा पाता था? तो ये जो विकास हुआ, इस विकास का स्तर क्या रहा है, कैसे कैसे विकास हुआ, और संसाधनों का जब इतना विकास हुआ तो फिर इनका एक प्रकार से जब मनुष्य की आवश्यकताएं होने लगी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा, अत्यधिक उपयोग में लाने लगे संसाधन। अब जब अत्यधिक उपयोग में आएंगे तो इनका प्रभाव कहां पर पड़ेगा? पर्यावरण पर पड़ेगा। जब इनका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने लगा, और उसकी वजह भी क्या रही कि समाज फिर संसाधनों के उपयोग में भी दो वर्गों में बट गया। एक समाज वो जो संसाधनों का अति उपयोग कर रहा है, एक समाज वो जो संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर रहा है, यानी गरीब और अमीर वर्ग हो गए। अब जिसके पास में, भाई देखो, जिसके पास में पैसा है वो तो 10 गाड़ियां एक साथ लेके आया और वो तो कह देगा भाई मुझे तो अपना ब्रांड बनाना है और खुद को 8-10 गाड़ियां लेके चलूंगा एक साथ। दूसरे के संसाधनों पर जो अधिकार है उस पर भी उसने अधिकार कर लिया, दूसरे के राइट को भी क्या कर लिया? अपना राइट बना लिया। तो इस प्रकार से भी वो क्या है, दूसरे के अधिकार के जो संसाधन है उनको भी क्या है, अपने अधिकार में लेने लग गया। तो संसाधनों का क्या होने लगा? दोहन होने लगा। जब संसाधनों का दोहन होने लगा तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे चीजें आने लगी कि भाई देखो पर्यावरण का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ये बात कहां पहुंच गई? पर्यावरण पर। कहां पहुंच गई? पर्यावरण पर। तो जो सबसे छोटी सी एक बात शुरुआत हुई वो हुई थी क्लब ऑफ रोम में, और वो हुई थी 1968 में। कहां पर हुई थी? 1968 में। और ये कहां पर थी? क्लब ऑफ रोम में। लेकिन यहां पे भी बात नहीं बनी। फिर इसके बाद कहा गया कि देखिए अब सभी देशों को क्या है भाई, इकट्ठा होना है, और लगभग 100 से अधिक देश, क्या 100 से अधिक देश, जरूरत क्यों पड़ी 100 से अधिक देशों को इकट्ठा होने की? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबको लगने लग गया कि अब जो पर्यावरण है और जो संसाधनों का उपयोग है वो अति होने लग गया है। और एक कहावत भी है कि अति सर्वदा वर्जते, हानिकारक होती नहीं होती है। अति कभी किसी भी चीज की हो वो नुकसान करेगी, और जिन संसाधनों का उपयोग कोई एक वर्ग समाज कर रहा हो, जो जिनके पास में रिचेस्ट लोग हों, जिनके पास में पैसा हो, वो लोग कर रहे हो, तो उसका भुगतान गरीब लोग क्यों करें? वो क्यों करे जिसने संसाधन का उपयोग ही ना किया हो? भाई प्रकृति तो ये नहीं कहेगी कि इसने नहीं किया मैं इसको छोड़ दूं, वो तो सबको बराबर का दंड देगी। और अभी आप देख ही रहे होंगे बिन मौसम के बारिश हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत हैवी हो रहा है, समुद्र लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं। तो ये वजह क्या है? अब जब ये सारी समस्याएं जब सामने आने लगी धीरे धीरे, तो फिर 1992 में ब्राजील के शहर में पूरे एक विश्व कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, पूरे विश्व के देशों को बुलाया गया और 100 से अधिक देश उसमें शामिल हुए, और ये जगह है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। यहां पर इन सबको एकत्रित किया गया और इसमें पर्यावरण
को लेकर के बातें कही गई कि पर्यावरण को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, पर्यावरण को किस प्रकार से सेव किया जा सकता है। यानी कि हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है और उनका उपयोग करते करते हमें क्या करना है, पर्यावरण को भी बचाना है। तो फिर एक इसमें पेश किया गया जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21। क्या नाम रखा गया, एजेंडा 21। और ये एजेंडा 21 क्या था, इस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।